हेलो फ्रेंड्स, मैं सतेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज आपका ग्रामीण विकास पर। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को देना चाहते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया और भी अदर एग्ज़ाम्स, इसके साथ मैं आपसे बोलूँगा अगर आप यूपी पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना भी नोट्स है तैयार करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। मेरा नाम सतेंद्र है। मैंने जस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर जीएसजी के करंट अफेयर और जितना भी रूरल डेवलपमेंट, जितना भी लेखपाल में आएगा, आपका वीडियो में आएगा, उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा आपका रूरल डेवलपमेंट से संबंधित। और यहाँ पर इससे पहले मैंने आपका लेक्चर जो बनाया था एसडीओ और एसडीएम में क्या डिफरेंस होता है, वो भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल ग्रामीण विकास का बिल्कुल बेसिक होगा और धीरे धीरे हम अपना बढ़ाते जाएंगे लेवल, लेकिन इस लेक्चर में आपको बेसिक जानकारी जो हो सकती हैं आपको इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पर रखी हैं। तो चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ग्राम विकास पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि रूरल क्षेत्र में पंचायत का जो लेवल है वो त्रिस्तरीय है ना। उसमें जिला परिषद होती हैं, पहले नंबर पे जिला परिषद, जिसे जिप के नाम से जाना जाता है। सेकंड पे देखिए खंड, खंड को क्या बोलते हैं, तालुका या ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ब्लॉक आप सुनते हो ना, ब्लॉक लेवल। और तीसरा लेवल होता है आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत या ग्राम प्रशासन, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी या बेसिक या विकेंद्रीकरण या प्रथम इकाई मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले जिप, फिर आपका ब्लॉक और फिर आपका ग्राम सभा ग्राम पंचायत। सबसे ग्राउंड पे आपका जो आता है वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा आती है, सरपंच वाला। तो अब यहाँ पर आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये विकेंद्रीकरण होता क्या है। विकेंद्रीकरण मॉडल का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई योजना, जैसे मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ, केंद्र सरकार का हेड ऑफिस कहाँ पर, दिल्ली। पार्लियामेंट कहाँ पर है, दिल्ली में है। सारे कानून वहीं पे दिल्ली से बनते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, तो जितने, अगर मान लेते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा कोई एक आयुष्मान भारत योजना आती है, तो आयुष्मान भारत योजना जो दिल्ली में बनाई गई, अगर वो योजना दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से झांसी, झांसी से आपका ब्लॉक स्तर पर, फिर ब्लॉक से ग्राम लेवल पर आना चालू कर दे, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ ऊपर से लेके बिल्कुल ग्राउंड ज़मीन तक आना चालू हो जाती है, या दिल्ली से बिल्कुल दिल्ली से चली, फिर उत्तर प्रदेश आई, फिर झांसी आई, फिर झांसी के ब्लॉक में आई, फिर ब्लॉक के बाद ग्राम में आई, ग्राम पंचायत लेवल पे, तो उसको बोलते हैं आपका विकेंद्रीकरण। जब शक्तियाँ जो होती हैं ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आना चालू हो जाती हैं, उसको विकेंद्रीकरण मॉडल कहा जाता है। और इसी का उल्टा कर दो, केंद्रीकरण मॉडल, जब शक्तियाँ जो होती हैं आपकी बिल्कुल दिल्ली में रहें या बिल्कुल टॉप पे रहें, ऊपर पे रहें, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण मॉडल। हमारे महात्मा गांधी विकेंद्रीकरण पे बहुत ज़्यादा बल देते थे। उन्होंने स्वराज के बारे में बोला और उन्होंने बोला था कि जितनी भी योजना है वो विकेंद्रीकरण, और शक्तियाँ जो हों वो आपका ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए आपका, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभाएं हो गई। विकेंद्रीकरण पर बहुत बल दिया था उन्होंने। ठीक है, ये हमारा बेसिक सी जानकारी दी थी। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अब देखिएगा, हम लोग रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व से संबंधित कौन सा एक्ट या अधिनियम चलता है, तो हेडिंग आप देख रहे हो, नोट करते चलेंगे। यूपी राजस्व संहिता अधिनियम 2006 कौन सा चलता है, यूपी रेवेन्यू कोड किस वर्ष का है, 2006 का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, राजस्व का अर्थ होता है आपका रेवेन्यू यानी कि मनी, पैसा। संहिता को बोलते हैं कोड। क्या होता है कोड में, आपका जो जितनी शब्दावलियाँ हैं उस पर हम अलग बात करेंगे। अधिनियम क्या होता है, एक्ट होता है। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, एक्ट को मैं परिभाषित कर रहा हूँ, एक्ट यानी कि अधिनियम। मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई बिल आया, बिल यानी कि विधेयक, पारित हो गया, फिर राज्यसभा में गया, पारित हो गया। बिल यानी कि विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, अब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो वो बिल जो विधेयक था, अगर साइन कर दिए तो वो बिल विधेयक कानून बन जाएगा। उस कानून को बोलेंगे हम लोग अधिनियम या एक्ट। अगर वो पास नहीं करते या राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो वो बिल और विधेयक ही कहलाएगा, कानून नहीं बन पाया वो।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर वो कानून बन जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो बन जाता है आपका एक्ट। तो यूपी रेवेन्यू कोड कौन सा है? 2006। देखिएगा इसमें कुछ संशोधन किए गए। कब करें? 2016 में। पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा अगला पॉइंट बोल रहा है कि इस कोड में सेक्शन 7 या धारा 7, सेक्शन 7, सेक्शन यानी कि धारा, धारा 7 जो है वो राजस्व परिषद से संबंधित जानकारी देती है, रेवेन्यू काउंसिल से संबंधित जानकारी देती है। और धारा 7 या सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो राजस्व परिषद है उसको कुछ भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग बताए गए हैं, एक प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा आपका राजस्व यानी कि रेवेन्यू। और साथ साथ राजस्व परिषद को न्यायिक अधिकार की शक्तियाँ भी दी गई हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राजस्व परिषद में दो भाग करे अपन ने, एक प्रशासन राजस्व और दूसरा न्यायिक। न्यायिक का मतलब जज करना आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो राजस्व परिषद है उसको कुछ भागों में बांटा गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बोलूँ अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट या जनपद या जिला एक ही बात है। अब डिस्ट्रिक्ट के भीतर आते हैं आपके क्या? तहसीलें। वो उस डिस्ट्रिक्ट पर निर्भर करेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, छोटा है। जैसे मैं बात करूँ आपसे कानपुर, लखनऊ बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। जबकि कोई मैं बोलूँ झांसी तो छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कुछ तहसीलें होती हैं। जैसे मैं झांसी का एग्जांपल बोलूँ, झांसी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 4 तहसीलें लगती हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या होता है? कमीशन, जिसे बोलते हैं मंडल। और मंडल का अधिकारी क्या होता है? मंडल आयुक्त। और जो मंडल आयुक्त जो होता है वो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं और वो डीएम से ऊपर काम करते हैं। जिले का बॉस कौन? डीएम। डीएम का और प्रमोशन हो जाएगा तो वो कमिश्नर मंडल आयुक्त बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जिले को बहुत ध्यान से समझिएगा। और जिले से पहले यहाँ पर मंडल की बात भी कर देता हूँ मैं। मंडल का अर्थ क्या होता है? जब 4, 5, 6 जिले को जोड़ दिया जाए या 4, 5, 6 जिलों को आप जोड़ देते हो तो वो बन जाता है आपका मंडल, यानी कि मंडल बड़ा होता है जिले से। ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला मंडल आयुक्त। राजस्व परिषद को जो बांटा गया है, जिसकी जो अथॉरिटी है कैसे वर्क काम करेगी, मंडल आयुक्त यानी सी यानी कमिश्नर। फिर उसके बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे बोलते हैं हिंदी में दंडाधिकारी। डीएम यानी कि दंड अधिकारी का अर्थ क्या हो गया? दंड व्यवस्था या कानून व्यवस्था का संचालक जिले का। अब मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे डीएम की जगह हम लोग बोलते हैं कलेक्टर। और कलेक्टर का अर्थ क्या होता है? रेवेन्यू, पैसा कलेक्ट करना। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, अभी राजस्व की बात हो रही है ना। मंडल, मंडल के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, दोनों के लिए लिखा हुआ है मैंने दंड व्यवस्था और रेवेन्यू। अब डिस्ट्रिक्ट को हमने बांट दिया छोटी छोटी तहसीलों में, तो यहाँ पे काम क्या करेंगे आपके? एसडीओ और एसडीएम। एसडीओ और एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और एसडीएम को क्या बोलते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोनों में बहुत अंतर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसडीएम अलग है, एसडीओ अलग होता है आपका। एसडीओ को बोला मैंने सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एसडीएम को बोला सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है दंड अधिकारी या कानून व्यवस्था का संचालक या रक्षा करने वाला। जबकि एसडीओ जो होते हैं वो राजस्व से संबंधित काम करते हैं। दोनों अलग अलग कानूनों के तहत काम करते हैं। कभी कभार एसडीएम को ही एसडीओ की पावर दे दी जाती है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 3 पार्ट हो गए। अब एसडीएम के बाद आते हैं आपके तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार के नीचे काम करते हैं आपके नायब तहसीलदार। जब तहसीलदार का प्रमोशन हो जाता है ना, नायब तहसीलदार जो होते हैं ना, उनको प्रमोट कर दिया जाता है तो वो तहसीलदार बन। ये एक हायरार्की है, एक क्रम है, इसको समझना आपका बहुत ज़रूरी है। तहसीलदार के नीचे काम करते हैं आपके नायब तहसीलदार। अब देखिएगा बिल्कुल क्रम जो है इसको इसी तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा नायब तहसीलदार के नीचे कौन अथॉरिटी काम करेगी? उसे बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसे बोला जाता है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक। अभी कुछ टाइम पहले यूपी में कानूनगो की जगह निकली थी। कानूनगो को बोलते हैं राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर। किसके भीतर? नायब तहसीलदार। अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है आपका राजस्व लेखपाल, जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो। राजस्व यानी कि पैसा, और लेखपाल का अर्थ होता है आपका लेख अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग करना। किसकी अकाउंटिंग करना? ज़मीन से संबंधित सारे जितने पेपर्स जो होते हैं, जितनी भी ज़मीन की रिकॉर्ड होते हैं, कार्रवाइयाँ जो होती हैं, किसकी ज़मीन ये है, कितनी ज़मीन है, उसकी अकाउंट करना या रिकॉर्ड रखना लेखपाल कहलाता है। और यहाँ पर राजस्व लेखपाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मंडल आयुक्त डिवीज़न लेवल पे, उसके बाद आपका आता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मंडल आयुक्त, उसके बाद आता है आपका जिला आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, फिर उसके बाद आते हैं आपके एसडीएम या एसडीओ, फिर उसके बाद आते हैं आपके तहसीलदार, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानून को, फिर उसके बाद आते हैं आपके राजस्व लेखपाल। और जो लेखपाल जो होता है वो ग्राम स्तर पर एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। और इसकी जानकारी, राजस्व लेखपाल की जानकारी हमें धारा 16 में मिलती है। तो ये एक क्रम था, मैंने जो राजस्व से संबंधित जो जानकारी थी आपको दी। ये बेसिक है। अभी हम लोग आगे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, किसी ज़िले की बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी ज़िला आप चूज़ कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं झांसी से हूँ, तो ये बोला मैंने ग्राम विकास, रूरल डेवलपमेंट। देखिएगा, रूरल डेवलपमेंट में एक आप देख रहे हो यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, ये जो चल रहा है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले रफ कर लें। देखिएगा, कोई भी योजना जो बनी कैसे काम करेगी। जिले में सबसे बड़ा अधिकारी तो डीएम होगा, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा आपका सीडीओ, जो कि ज़िले लेवल पे काम करता है आपका। जब किसी ज़िले में डीएम अवेलेबल ना हो तो उसका चार्ज जो होता है वो सीडीओ को ही दिया जाता है। और सीडीओ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग ऑफिस होता है जिसे बोलते हैं विकास भवन, ठीक है। ये ज़िले लेवल पे बात। अब ज़िले को क्या मानते हैं? उपखंड में बांटा गया है, तहसीलों में बांटा गया है, तो वहाँ पे काम करेंगे आपके कौन? जैसे कि झांसी में 4 तहसीलें लगती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काम करेंगे आपके एसडीएम, ठीक है। अब तहसीलों के अंदर आ जाएंगे आपके ब्लॉक, यहाँ पर काम करेंगे आपके बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या खंड विकास अधिकारी। अब इन्हीं के अंदर आप एक बीडीओ के अंदर एक और सर्किल बनाएंगे, तो वहाँ पर एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर इसके अंदर जो आ जाएगा आपका वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी। जो मैंने सर्किल बना रखा है ना, इसको बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे। यानी कि डीएम, डीएम के बाद सीडीओ, सीडीओ के बाद आपका एसडीएम, एसडीएम के बाद बीडीओ, बीडीओ के बाद एडीओ, और एडीओ के बिल्कुल एंड में आपका वीडीओ। जो पंचायत स्तर का अधिकारी जो होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, वो वीडीओ है आपका, ठीक है। बिल्कुल पंचायत से कनेक्ट होता है, प्रधान से। और ज़िले में सबसे ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और हमने जैसे आपसे बोला कि पंचायती को विकेंद्रीकरण का सबसे बेसिक मॉडल माना जाता है, ठीक है। और विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण होता क्या है वो मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लेखपाल की बात चल रही है आपकी, है ना। मध्य प्रदेश में जाओगे तो पटवारी शब्द सुनने को मिलता है, ठीक है। और बाद में तो उत्तर प्रदेश में जब एक्सप्लेन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि लेखपाल कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, लेखपाल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक राजस्व लेखपाल, एक होता है चकबंदी लेखपाल, ठीक है। चकबंदी लेखपाल जो होता है वो चकबंदी आयुक्त के भीतर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के भीतर काम करता है। जनरली आप लेखपाल शब्द सुनते हो और राजस्व लेखपाल ज़्यादा सुनते हो। अब चकबंदी का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं एक किसान है, उसकी ज़मीन बहुत सारी है लेकिन टुकड़ों में है। टुकड़ों में कैसे? मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा एरिया है, एक किसान ए है, उसकी ज़मीन यहाँ है, फिर उसकी की दूसरी ज़मीन यहाँ पर है, उसी की ज़मीन फिर यहाँ पर है। तो जो जो ज़मीन विखंडित है उसको इंटीग्रेट करके सही एक जोड़ने का काम जो होता है वो चकबंदी लेखपाल, किसकी कितनी ज़मीन हो उसको जोड़ेंगे हम लोग, तो जो जोड़ने से संबंधित है वो चकबंदी लेखपाल का काम करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि चकबंदी लेखपाल और क्या काम करता है, ठीक है। बेसिक ये मैंने बताया, चकबंदी का अर्थ होता है कंसोलिडेशन, यानी कि जुड़ाव करना, ठीक है। एक सही दिशा में, टुकड़ाव नहीं, व्यवस्थित करना चीज़ों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सुनिएगा, 1952 से पहले लेखपाल को पटवारी कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा,
1952 से पहले उत्तर प्रदेश में इसे पटवारी कहा जाता था। अब हुआ क्या कि 1950 में यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम आया। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया, अधिनियम आया और 1952 में यह कानून बना जुलाई में। और उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और कृषि राजस्व मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, किसानों के पिता। ध्यान से सुनिएगा, 1952 के समय सीएम पंत साहब थे, जबकि रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे आपके चौधरी चरण सिंह। और जैसा जानते हो, चौधरी चरण सिंह को किसानों का पिता कहा जाता है, यानी कि इन्होंने किसानों के लिए काम किया होगा ज़रूर। अब क्या था कि इस कानून में कुछ कमियां थी, तभी तो क्रांति, कुछ परिवर्तन होते हैं। अब आगे मैं बताता हूँ। देखिएगा, इस कानून में बताया गया था 2 प्रकार की ज़मीन थी, खुद कास्त ज़मीन और सर ज़मीन। ठीक है, खुद कास्त ज़मीन, इसको नोट करते चलेंगे। खुद कास्त ज़मीन में क्या होता था कि ज़मींदार जो होते थे वो खेती करते थे। बाद में क्या हुआ, इस अधिनियम के बाद इसकी ज़मीनों को किसानों में बांटा गया और सर ज़मीन जो होती थी उस पर ज़मींदारों के पास रहती थी। ठीक है, अब 1952 के समय जैसे कि आप देख रहे होगे कि जो होती ना मिली भगत करना, जैसे कि ज़मींदार जो होते थे मिल जाते थे और फिर किसानों का शोषण होता था, तो इस एक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थी। फिर उसमें फिर और सुधार किए गए, काफ़ी परिवर्तन किए गए। बहुत सारे लेखपाल जो होते थे धरने वरने पे भी बैठे थे, काफ़ी कुछ हम लोग को देखने को मिला था उस समय। फिर परीक्षाएं कराई गई थी, फिर निरस्त कर दिया गया था। ये एक बेसिक जानकारी, ये साइड व्यू है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिएगा, एक नोट लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह के समय 1953 में चकबंदी जोत अधिनियम पास किया गया था, यूपी कंसोलिडेशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, किसके समय चकबंदी जोत अधिनियम पास किया गया था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और उस समय बहुत सारी ज़मीनों से संबंधित धांधलेबाजी हो रही थी, ज़मींदार करते थे आपके लेखपाल से मिलके, और लेखपाल को उस समय क्या बोला जाता था? पटवारी। और 1952 के बाद इन्होंने पटवारी शब्द ही हटा दिया और लेखपाल शब्द अकाउंटेंट जोड़ दिया गया, ताकि ये ना लगे कि जो एक प्रथा चल रही थी पटवारियों ने जो मिल भगत करके जो शोषण हुआ किसानों का, वही नाम हम लोग कंटिन्यू करें। तो नाम चेंज करके अपन ने लेखपाल कर दिया था चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौधरी चरण सिंह को ज़मीनों का एकीकरण के लिए जाना जाता है। अब मैं आगे बोलता हूँ चकबंदी। जैसे चकबंदी का अर्थ ही होता है ज़मीनों का एकीकरण करना। अब देखिएगा, उस समय चौधरी चरण के समय चकबंदी की शुरुआत यूपी में सर्वप्रथम 2 स्थानों में 2 तहसीलों में हुई थी। ध्यान रखिएगा, चकबंदी की शुरुआत आज़ाद भारत के बाद उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत यूपी में सर्वप्रथम 2 स्थानों पर हुई चौधरी चरण सिंह के समय। एक था आपका कैराना तहसील, नाम जरूर सुने होंगे। दूसरा था आपका मुसाफिर खाना तहसील। इसके बारे में बताते हैं कि ये मुसाफिर खाना तहसील पहले सुल्तानपुर ज़िले में थी और बाद में अमेठी ज़िले में आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी बहुत है, जब हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाएंगे हम लोग तो काफ़ी कुछ जानने को, ऋग्वेद युग आएगा और फिर सल्तनत काल आएगा, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी ज़मीन से संबंधित एक्ट चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी इतना ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ सर हुई? 2 तहसील, कैराना और मुसाफिर खाना, पहल मुसाफिर खाना तहसील। इतना हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इतिहास में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, जो पटवारी शब्द है सर्वप्रथम सल्तनत काल में 13वीं सदी में बताते हैं और इसका प्रयोग एके ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये जो पटवारी शब्द है या ये पोस्ट है, इसका महत्व या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो था शेर शाह सूरी के समय ज़्यादा इम्पोर्टेंस आया। और जैसे कि शेर शाह सूरी को जीटी रोड का फाउंडर भी माना जाता है, सासाराम मकबरा बिहार में किसने बनवाया? शेर शाह सूरी का। अब इसके समय, शेर शाह सूरी के समय पट्टा प्रथा, ज़मीन जो होती थी पट्टे पर दी जाती थी और किसानों के द्वारा उनको कबूलियत की जाती थी, कबूल करना। पट्टा यानी और कबूलियत की शुरुआत किसने करी? आपके शेर शाह सूरी के समय करी। अब देखिएगा, ये लेक्चर जो होता है इससे संबंधित
और जितनी जानकारियाँ, जितने भी फैक्ट्स जो होते हैं, हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी उस पर जो वीडियो जो नेक्स्ट आएगा, उसके बाद ज़मीन से संबंधित जितना भी मेज़रमेंट है, जो ज़मीनें जो होती हैं आपने सुने होंगे बीघा, जितना भी है उस पर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस पर सेपरेट जाएंगे। लेक्चर लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लेक्चर को ज़्यादा लेंथी ना बनाएं। तो यहाँ तक आप कंटिन्यू करेंगे। अभी जो मैंने शेरशाह सूरी के समय जीटी रोड की बात करी, ठीक है, और अमीन शब्द भी आएगा, टोडरमल भी आएगा शेरशाह सूरी के समय, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद होने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेज़रमेंट। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ पर बेल आइकन तो बनी नहीं है, लेकिन प्रेस करना ना भूलें। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीएस के करंट अफेयर, ग्रामीण विकास। इसके साथ साथ मैंने अपना एक चैनल और बनाया है जिसमें मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। उस पर मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी और ईवीएस की कक्षाएँ लेता हूँ आपका, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ओके, बाय।